बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत गर्म। 21 मार्च को होगी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक। 22 मार्च को कांग्रेस अनुशासन समिति की होगी बैठक। यमुनानगर में 4 महीने से नहीं मिला वक्फ बोर्ड के इमामों को वेतन। इमाम एसोसिएशन जल्द करेगा सीएम से मुलाकात। कम वेतन मिलने से हो रही तमाम परेशानियां। यमुनानगर में बैंक कर्मचारियों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। बैंक के सामने बैठकर किया हड़ताल। बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण का किया विरोध। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी। लुधियाना में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमृतसर के डीसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। किसी भी समागम में जाने से पहले 72 घंटे पहले के दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। समागम में जाने से पहले वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी होनी चाहिए पास। इंडोर 100 ओवर आउटडोर 200 लोगों को मिलेगी इजाजत। लुधियाना करने वाले पर, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमृतसर के डीसी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने फरमान जारी किया है, किसी भी समागम में जाने से पहले 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। समागम में जाने से पहले वैक्सीनेशन की रिपोर्ट पास होनी ये जरूरी है। और इंडोर में 100 और आउटडोर में 200 लोगों को इजाजत मिलेगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर डीसी का यह बड़ा बयान और बड़ा फरमान लागू किया गया है। 72 घंटे की पहले नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी लोगों को। इंडोर एक्टिविटी में 100 लोग और 200 लोग आउटडोर एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, उन्हें इजाजत मिल गई है। और उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां अमृतसर के डीसी का एक बड़ा फरमान सामने आया है। किसी भी समागम में जाने से पहले 72 घंटे की पहली कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य की गई है। चलिए शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपने पारिवारिक विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए रोहतक पहुंचे, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध है उसके अंदर राजनीति है। और ऐसे राजनीतिक दलों को 2 दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा में वाद विवाद चला है। साथ ही हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के कृत्य संकल्पित हैं। और हरियाणा सरकार के बजट में ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं जिसके चलते किसानों की आय दुगनी हो सकती है। मुख्य फोकस उस पर हमने जो दिया है वो है कि किस प्रकार से गरीब परिवारों की सहायता की जाए, कैसे उनको रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जाए, स्वयं रोजगार करने के लिए उनकी सहायता की जाए, उनको फाइनेंशियल आर्थिक सहायता देकर के आगे बढ़ाएं। और इसी प्रकार गरीब परिवारों में जैसे उनकी आवश्यकता होती है मकान बनाने की, उनकी आवश्यकता होती है बेटियों की शादी के समय की, उसकी भी कई योजनाएं हमने लागू की हुई हैं। तो आज आपके सामने जैसे 12 बेटियों की शादी के लिए जो उनकी राशि है उसका वितरण किया गया है। और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 अप्रैल को धर्मशाला सहित 3 नगर निगमों सोलन, मंडी और पालमपुर में मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी ने जो पर्यवेक्षण इन चुनाव के लिए बनाए हैं वो 19 मार्च तक अपनी सिफारिश दे देंगे। उसके बाद 21 मार्च को प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। उसी दिन नगर निगम में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस जारी करेगा। बता दें कि 22 मार्च को कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी कमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री विप्लव ठाकुर के पास है। ये बैठक काफी लंबे वक्त के बाद हो रही है, इसलिए कोई कठोर निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राठौड़ ने बैठक में क्या निर्णय लिए जा सकते हैं इसका खुलासा नहीं किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ ने कहा कि सभी निगमों में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन सरकार पंचायत चुनाव की तरह
जनादेश को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में उन्हीं जगहों का दौरा किया है और घोषणाएं की जहां चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि सीएम द्वारा किए गए ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। चुनाव के वक्त ही मुख्यमंत्री को इन क्षेत्रों की याद आने का आरोप लगाया है। और सोमवार को जामा मस्जिद खिजराबाद में हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हाफिज अब्दुल कादिर द्वारा की गई। बैठक में पिछले 4 महीने से इमामों की तनख्वाह न मिलने के बारे में विचार विमर्श किया गया। सरकार से तुरंत उनकी तनख्वाह देने की मांग की गई। हरियाणा वक्फ बोर्ड इमाम एसोसिएशन रुकी हुई तनख्वाह लेने और तनख्वाह में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही है। हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों द्वारा बनाए गए संगठन तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा के अध्यक्ष मौलाना असरुद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड में लगभग 500 इमाम मस्जिदों में इमामत करवा रहे हैं। सभी इमामों की तनख्वाह पिछले 4 महीने से नहीं मिली है, जिसकी वजह से इमामों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मस्जिदों में इमामत करवा रहे इमामों की तनख्वाह पहले ही बहुत कम है, जो कि 7,000 से 10,000 के बीच है। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम असरुद्दीन ने बताया कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी इस बारे में बात की गई है। उन्होंने भी इमामों की बात को सरकार तक पहुंचाने और समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। और मोगा के गांव बुट्टर कला में भगवंत मान ने 21 मार्च को होने वाले किसान सम्मेलन में सभी किसानों को पहुंचने की अपील की है। जहां मोगा के कस्बा बाघापुराना में हो रही किसान महासम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विशेष तौर पर पहुंचे हैं। वहीं भगवंत मान ने बताया कि कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो पूरी तरह फेल हो गया है, लेकिन किसान आंदोलन फेल नहीं हुआ है, वो अब बहुत ज्यादा फेल हो रहा है और किसान आंदोलन अब राजस्थान, यूपी, बंगाल और कई जगह किसान पंचायतें हो रही हैं। और आज से देश के सभी सरकारी बैंकों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। बैंक कर्मचारी और अधिकारी बैंक बंद करके बैंकों के सामने सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। इस हड़ताल में देश के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में भी बैंक कर्मचारियों ने बैंक में हड़ताल करके बैंकों के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। बैंक कर्मचारी यूनियन के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट में 4 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव आने के बाद बैंक कर्मचारी सरकार के विरोध में संघर्ष के लिए इकट्ठा हुए हैं। बैंक कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सभी पब्लिक सेक्टर के बैंकों की यूनियन इस हड़ताल में शामिल है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बैंकों के निजीकरण से सरकार द्वारा खुलवाए गए जनधन के खातों पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि 82 करोड़ खाते सरकारी बैंकों में खोले गए हैं। इसके अलावा सरकार की अधिकांश योजनाएं सरकारी बैंक ही लागू करते हैं। बैंक कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निजीकरण से आम आदमी की पहुंच से बैंक दूर हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके चलते पूरे देश के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। का मेन कारण हमारे वित्त मंत्री ने बजट जब पेश किया, उन्होंने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया भी हम 4 बैंकों का निजीकरण करेंगे। उस निजीकरण के विरोध में हमारी जो बैंक की यूनाइटेड फोरम है उसने गवर्नमेंट को और इनको कल अपना नोटिस दिया भी हम इसके विरुद्ध हैं, हम प्राइवेटाइजेशन निजीकरण नहीं होने देंगे। और कैथल में भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर आज से 2 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है और सभी बैंकों पर ताले लटक चुके हैं और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिस वजह से बैंकों में 2 दिन का कामकाज ठप रहेगा। बैंक कर्मचारी जिला सचिवालय के पास एसबीआई ब्रांच के आगे इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
इस मौके पर पीएनबी बैंक कर्मचारी यूनियन के जिला सचिव कुलदीप धारीवाल ने बताया कि सरकार आज बैंकों का निजीकरण करने पर लगी हुई है, जिसके विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। कुलदीप ने कहा कि सरकार की नीति अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना है और सरकारी विभागों का निजीकरण है। उन्होंने कहा कि सरकार की अधिकांश योजनाएं लोगों को सरकारी बैंकों के माध्यम से मिलती है। ऐसे में सरकार बैंकों का निजीकरण कर देती है तो लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और देश भर में किसानों के हक में अलग अलग संस्थाओं द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर रेलवे यूनियन मोर्चा के साथ साथ 10 केंद्र ट्रेड यूनियन साझा किसान मोर्चा ने निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर विशाल रैली निकाली। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश को बेचने का काम किया है, जिसको लेकर किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार अंबानी अडानी की कंपनी के हक में काम कर रही है। किसान मोर्चे की काल के उत्ते सारे रेलवे स्टेशनों के उत्ते पूरे देश दे विच कीता जा रहा। खास तौर पर इस गल का ध्यान रखदे हुए कि रेलवे का अदारा जिहदे कभी 13 लाख तो वध काम करते हैं, इनू कारपोरेट घराणियां दे कोल सौंपिया जा रहा, उन्होंने कोल बेचिया जा रहा। अज असीं देख रहे हैं कि ये जिहड़ा रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन भी वड्डे कारपोरेट घराणियां नूं दिता जा रहा। और अगली खबर फतेहाबाद से है, जहां सार्वजनिक क्षेत्रों के सरकारी बैंकों में आज देशव्यापी हड़ताल शुरू हो चुका है। ऐसे में 2 दिन तक रहने वाले इस हड़ताल के कारण आम आदमी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद अब 2 दिनों की हड़ताल के कारण पूरा वित्तीय लेन देन रुक जाएगा, जिसका खामियाजा बैंकों को उठाना पड़ेगा। वहीं आम आदमी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सर, भारत सरकार अभी एक पिछले बजट के अंदर 2-3 हमारे जो सरकारी बैंक है उनको निजी क्षेत्रों में, निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इसी के क्रम में भारत सरकार के आगे की मंशा जो है वो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनको निजी करने की प्रोग्राम तैयार कर रही है। हम इस चीज का विरोध करते हैं। विरोध का कारण हम ये मान सकते हैं कि जो निजीकरण है उसका कोई भी फायदा ना तो सिविलियंस को है ना बैंकर्स को है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो आपको बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे बहुत सी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। अगर हम छोटी छोटी बात करें अकाउंट ओपनिंग की, तो हम यहाँ 0 बैलेंस के अकाउंट खोलते हैं। अगर यही बैंक एसपी निजी हो जाता है तो 5 या 10 हजार रुपए से बैंक अकाउंट खुलेगा। और देश भर में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग पार्टियों द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा ही मामला लुधियाना के उत्तरी क्षेत्र से यूथ कांग्रेस वर्कर योगेश कपूर की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां गैस सिलेंडर रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से आम आदमी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਦਲ मोटरसाइकिल स्कूटर रोड के मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। और देश भर में नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान रिलायंस, अदानी, अंबानी के विरोध में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सिरसा में किसानों द्वारा बाजारों का निजीकरण और निरीक्षण किया गया। जहां भी रिलायंस से संबंधित कोई भी दुकान या शोरूम दिखाई दिया, उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा गया कि कल से ये दुकान खुलनी नहीं चाहिए। साथ ही किसानों ने कई दुकानों को बंद करा दिया। और कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार जो है वो अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ऐसे में
सिरसा में जितनी भी रिलायंस की दुकानें किसानों को दिखी, किसानों ने उन्हें कड़े तौर पर कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि कल से ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए और कई दुकानों को आज बंद भी करवाया है किसानों ने। किसानों की तरफ से रिलायंस के जितने भी दुकान हैं उन सभी को कल से बंद करने की चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून जो लाए गए हैं उसके विरोध में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान उस कानून के खिलाफ है जिसको लेकर किसान ये मानते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम चीजें कर रही है। इसी को लेकर इसी के मद्देनजर किसानों ने रिलायंस के जितने भी दुकान थे उनको बंद करने की चेतावनी दी और साथ ही ये भी कहा कि कल से दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर आज कई सारे दुकान ऐसे रहे रिलायंस के जिन्हें किसानों द्वारा बंद करा दिया गया। सिरसा की एक खबर जहां नए कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन किसानों का जारी है। किसानों ने जागरूकता अभियान चलाया है जिस दौरान रिलायंस के जितने भी दुकान किसानों को नजर आए मार्केट में उन सभी को बंद करने की चेतावनी दी गई है और साथ ही कहा है कि कल से ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। कई सारी दुकानों को बंद भी करा दिया गया है। और अंबानी अडानी ग्रुप के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संसार भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संसार, जिस प्रकार से किसानों की तरफ से ये नए जागरूकता अभियान चलाया गया है, क्या कुछ अहम है इस अभियान में? अपनी मांगों को लेकर किसान समय समय पर जो है अपनी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रिलायंस के शोरूम में आज जाकर किसानों ने उनसे आह्वान किया कि अपने शोरूम को या तो बंद रखें, नहीं तो वो अपने ही तरीके से बंद करवाएंगे, अपना ही प्रदर्शन अपने तरीके से करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से आपने बताया कि जितने भी रिलायंस की दुकान है, शोरूम है, उनको कड़े तौर पर चेतावनी दी गई है कि दुकानों को बंद रखा जाए। ऐसे में दुकानदार जो हैं, जो मालिक हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है इस फैसले को लेकर? जी, उनकी प्रतिक्रिया साथ में जब पहुंचते हैं, किसान नेता जब आज पहुंचे हैं उनके पास, उन्होंने उनसे अपना आह्वान किया कि आज तो हम आपको बताने आए हैं, अगर समय रहते आप इसे बंद नहीं करेंगे तो हम अपना रास्ता अपनाएंगे। वहीं जो दुकानदारों का ये भी कहना है, क्योंकि वहां पर जो काम करने वाले हैं वो कर्मचारी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संसार। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने आजीविका और आमदनी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिटरी पैड बनाने की इकाई स्थापित की गई है। सैनिटरी पैड की इकाई का उद्घाटन संस्था की महाप्रबंधक दीपा बी गुहा द्वारा की गई है। इस अवसर पर नाबार्ड उप महाप्रबंधक रविंदर सिंह और कई लोग मौजूद रहे। और पीएलसी बनाते हैं और इसमें जो गरीब लोग हैं उसको उसका बैंक से करते हैं और जो गरीब है उसको पैसे दिलवाते हैं और जो अपना पशुपालन स्टार्ट कर सके। सर हम बीमा करवाते हैं और जो अपना रोजगार स्टार्ट कर सके, महिला आगे बढ़ सके और अपने कंधों से कंधा मिला के चल सके। और फरीदाबाद की प्याली हार्डवेयर सड़क के निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बाबा राम केबल की देखरेख में आज दर्जनों सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बेहद ही अनोखा प्रदर्शन किया। बता दें कि टूटी पड़ी हुई सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने भैंसा बुग्गी, घोड़ा, तांगा सहित साइकिलों से पैदल मार्च निकाला है, जहां जर्जर पड़े सड़क का विरोध किया गया है। ठेकेदार से अगर ये नहीं कह देना कि भैया तू एक सड़क बना दो, रात रात बना के दे देगा, लेकिन वो इनको जेब में भरने वो देने नहीं है। जड़ सारी भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। आपको सबको पता है कि 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ फरीदाबाद में और 150 करोड़ रुपए दिए गए एक ठेकेदार को, जिसका आज तक कोई ये नहीं पता वाली बारिश नहीं है काम क्या है। 150 करोड़ रुपए जिसके ठेकेदार के खाते में गए वो तो गए होंगे, एमसी अपना ट्रांसफर करे, बैंक से डिटेल मिल जाएंगी। आप उनसे सिर्फ याद ये पूछे आप परचेजिंग के बिल दे दो। जिसने 150 रुपए जिसने लिए रोड बनाया उसने बजरी भी खरीदी होगी, रेती भी खरीदी, सीमेंट भी खरीदा होगा, लोहा भी खरीदा होगा,
उसको मतलब कि 150 करोड़ को बनाने में कम से कम 100 करोड़ का तो सामान खरीदा होगा, 50 करोड़ फायदा होगा। 100 करोड़ के बिल दिखा दे जीएसटी के। भैया क्या बताऊं कैसा रहा। जब आत्मा रोती है ना तो पैदल चलना पड़ता है। और ये डिजिटल इंडिया में अब छोटा बुग्गी चलेंगे, क्योंकि सड़कें चलने लायक रही नहीं। बच्चों की मौत निरंतर हो रही है, एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान ये जो व्हीकल वाले हैं ना, ये दोपहिया वाले, ये कभी भी पलट जाते हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ जाती हैं, तो फीलिंग कैसी होगी। मेरे लिए तो इस शहर के सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। और रतिया में खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा की कोर कमेटी की अगुवाई में शहर के संजय गांधी चौक पर विधायक सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला दहन किया गया। बता दें कि पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जर्नल सिंह मलवाला ने की है। पुतला दहन कार्यक्रम से पहले खेती बचाओ संघर्ष समिति ने तीनों नेताओं के तीनों पुतलों की अर्थी बनाकर शहर भर में रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संजय गांधी चौक पर पुतला दहन करते हुए प्रधान जनरल सिंह मलवाला ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा में जिन 55 विधायकों ने किसानों के खिलाफ मतदान किया है, उनमें रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा भी शामिल है। और पटियाला अर्बन एस्टेट स्थित एक शराब के ठेके के बाहर लड़ाई हो गई, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि इस हमले में दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की जानकारी देते हुए अर्बन एस्टेट थाना इंचार्ज रोनी सिंह ने बताया कि गांव थेड़ी निवासी दीपक और राजू के साथ अन्य 3 दोस्तों ने पहले शराब पी, उसके बाद किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, जिस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। थेड़ी पिंड ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁੱਟ 'ਚ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਰਾਜੂ ਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ FIR ਨੰਬਰ 41 302 307 रजिस्टर करके इन्होंने तफ्तीश अमल च लियांदी है। और सिरसा में नारकोटिक सेल द्वारा एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब उनके पास हिसार के सिसाई गांव में करोड़ों की अफीम होने की सूचना मिली। सूचना देने वाले ने बताया कि एक गाड़ी जो सिसाई में खड़ी है, उसके अंदर लगभग 3 करोड़ की अफीम रखी गई है। वो अफीम नेपाल से लाई गई है, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए दबिश दी गई। हांसी सिसाई गांव में सरजीत नाम के लड़के ने बहुत बड़ी चरस की खेप नेपाल से मंगवाई है, जिसको बादल कुमार यादव और उसका साथी सौरभ कुमार वो यहाँ सिसाई में लाने वाले हैं, और जो एक कार पे आएंगे MP 09CQ 2855। और अगर यहाँ रेड की जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ी चरस की खेप मिल सकती है। उस पर एक टीम गठित की गई। हमारे जो सुप्रीडेंट साहब थे श्री कुलदीप शर्मा जी, उनकी सुपरविजन में टीम ने काम किया। जब वहां पे गए और 2 वहां पे विटनेस लिए, तो वहां पे जब घर पे रेड की तो वो कार वहां पे थी। वहां से 67 पैकेट चरस के मिले, जिनको तोला गया तो वो 65 किलो 230 ग्राम चरस थी, और 20,000 रुपये नगद मिले, जो कि ड्रग मनी थी, जो सरजीत नाम का जो जिसने मंगवाई थी उसी ने उसको दिए थे बादल कुमार यादव को। और फरीदाबाद में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते 2 चोर दिन दहाड़े रोड पर खड़ी एक कार से कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि चोरों ने कार मालिक से कार का तेल लीक होने की बात कहकर उसे बातों में उलझा दिया, जिसके बाद पीछे से कार का दरवाजा खोलकर चोरों ने कार में रखा सामान चोरी कर फरार हो गए। इस घटना की पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की शिकायत कार मालिक ने पुलिस से कर दी है। फिलहाल पुलिस कार मालिक की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शाम को जब वो वापसी में मुझे पिकअप करने के लिए यहाँ पे आया, तो मैंने पीछे के दरवाजे से गाड़ी में बैग डाल दिए, तो एक अनजान आदमी ने हमसे बोला कि आपकी गाड़ी के आगे से तेल लीक कर रहा है, और एक शायद कोई इंजन वगैरह कोई पाइप वगैरह फट गया। जैसे मैं उसे देखने के लिए उतरा तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि आप थोड़ी सी गाड़ी आगे लगा लो, यहाँ पे चलता हुआ रोड है। हम थोड़ी सी आगे गाड़ी लेके गए, तो हम बोनट वगैरह के जैसे बोनट हटा के ढक्कन हटा के चेक करने लगे उसमें
कि कहाँ पे कोई लीकेज वगैरह है, तो पीछे के दरवाजे से वो हमारे कोई बैग लेके चला गया। हमें सीसीटीवी की फुटेज देखने को पता चला कि वो 2 लोग थे। और किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि जिस तरह से पंजाब की धरती से आंदोलन व्यापक रूप से हो चुका है, वो आंदोलन नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है और पूरे देश में फैल रहा है। जिस तरह से नए कृषि कानून सभी फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी के खिलाफ किसानों में नाराजगी देखी जा रही है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अडानी और अंबानी की कठपुतली बन गई है। और झज्जर कोसली मार्ग पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 2 कार आमने सामने टकरा गई। इस हादसे में जहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं 9 महिलाओं सहित कुल 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। हादसा उस समय घटित हुआ जब नजफगढ़ निवासी अपने परिवार के साथ रेडुवास में एक 13वीं से लौट रहा था। जब इनकी गाड़ी गांव डावला के पास पहुंची, तभी एक दूसरे कार से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला ने इस इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुजुर्ग महिला की पहचान 60 साल की माया पत्नी नाम किशोर निवासी नजफगढ़ के रूप में हुई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार थी। अच्छा, सपेट में थी वो, तो माँ को मारी थी। कितने सवारी थे आपकी गाड़ी में? 9 सवारी। 9-10 सभी को चोट लगी है? हाँ जी, ये मेरे साथ है सब। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से कहाँ गए थे? नजफगढ़ से राडुवास गए। किस लिए गए थे? ये 13 में थे। अच्छा, वहाँ पे गए थे। क्या नाम आपका? सुखबीर नाम है जी। आपकी गाड़ी थी? नारी। किराए पे लेके गए? हाँ जी। और सफाई कर्मचारियों की तरफ से ललहेड़ी रोड पुल के पास सड़क को जाम कर दिया गया। सफाई कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी राजन परमिंदर सिंह ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। और सुस्त पड़े हरियाणा बॉक्सिंग संघ में चल रहे विवादों और शिकायतों को दूर करने की कोशिश की गई है। बता दें कि ऑल इंडिया भारतीय बॉक्सिंग संघ के निर्देश पर बड़ा बदलाव करते हुए पानीपत में हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें संदीप कादियान को 2/3 बहुमत से प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कमान सौंप दी गई है। अभी तक हरियाणा और इंडिया के 9 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं, उसे नेशनल रहना किया है। हम चाहते हैं अगले हम 9 के 9 आगे मारे जाए। बॉक्सिंग संघ जो भी खिलाड़ी जीतते हैं उनको ऑनर कर रहे हैं, हर अधिकारी उनके मदद करते हैं, कैंप में उनको उनकी करते हैं, हर जगह हम उनकी मदद करते हुए आगे आगे बढ़े। आज मुझे कार्यवाहक प्रधान की जो जिम्मेवारी दी गई है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और हमें आज ही अभी पता लगा है इस सुबह अवसर पर कि हमारी 3 बच्चियां अभी। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में